बिहार के तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए, लेकिन अभी इंटरनेट खोलते ही सबसे पहला मुद्दा आता है भरत तिवारी। जी हाँ, वही भरत तिवारी जिन्हें पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वो इनकाउंटर नहीं, हत्या है। उनके तमाम परिजन जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए भरत का हत्या करवाई है। तो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? बिल्कुल, अभी तक जो मामला सामने आया है जिसपे बिहार सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जो एसआईटी का गठन किया गया है, वो अभी हर एक रिपोर्ट का तहकीकात कर रही है और इसके बाद इन पूरे मामलों में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा उस पर सरकार कार्रवाई को लेकर के सजग है। लेकिन सवाल है कि भरत तिवारी का जो ये एनकाउंटर हुआ ये कितना सही है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही है। सबसे बड़ा सवाल अगर ये है तो कहा जाता है कि अगर प्रशासन के सामने आप पिस्तौल दिखाइएगा तो एक आपराधिक गिनती में आता है। आप कितने भी अच्छे काम कीजिए, लेकिन अगर आप प्रशासन के सामने पिस्तौल तानिए, वहाँ पे बहुत लोगों का कहना है, इस पक्ष पे दो गुटों में बढ़ चुका है सोशल मीडिया। एक कह रहा है कि नहीं सही किया गया एनकाउंटर, दूसरे का कहना है नहीं बहुत गलत हुआ। लेकिन एक का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन के सामने हथियार दिखाओगे तो अगर वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता तो और भी अपराधी का मन बढ़ता, उसे देखा देखी। सबसे बड़ा सवाल इससे पहले का ये होना चाहिए कि भरत तिवारी को हथियार दिखाने का जरूरत ही क्यों पड़ा। अगर सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो व्यक्तियों को उग्र होने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। अब सिस्टम के खिलाफ लगातार विगत 5 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले वर्ष बिहार में बहुत भीषण बाढ़ आया, जिसमें जमैनिया गांव जो है पूरी तरह से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया और वहां लगभग बताया जाता है कि 100 से ऊपर घर जो है बाढ़ में डूब गए। अब जहां जमैनिया गांव के लोगों को शिफ्ट किया जाता है भरत तिवारी के ग्राम बिलौटी में, जो कि भोजपुर जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव पड़ता है। अब वहां पे उन लोगों को बसाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लगभग 1100 करोड़ का जो है राशि दिया जाता है उन सभी लोगों को वहां पे निवास करवाने के लिए। इसी के लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे कि उन लोगों को एक तो जो जमीन दिया गया था वो गड्ढे में था, तो उनका कहना था कि सबसे पहले यहाँ पे जो है मिट्टी भराया जाए, उसके बाद इन लोगों का जो मूलभूत सुविधा होता है जैसे बिजली, पानी, रहने के लिए आवास, इन सभी चीज़ों का मुहैया करवाया जाए। इसी चीज़ के लिए तो भरत तिवारी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और इसी क्रम में ना जब उनका कोई लोग नहीं सुनता है तब वो जो है हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। ये कोई उनका फैसला नहीं है। अगर ऐसा आपराधिक मामला रहता तो भरत तिवारी पिछले 4-5 वर्षों से लगातार ब्लॉक का चक्कर, जिले का चक्कर, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसएचओ साहब के पास हजारों चिट्ठियां दे चुके हैं। एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो ग्रामीण है, वहाँ के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वहाँ के विधायक हो गए, अभी तमाम लोग जो है वहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घर का दौरा कर रहे हैं। तमाम बिहार के तमाम सांसद हो गए, मंत्री हो गए, उनके घर जा रहे हैं। लेकिन जब वो इस चीज के लिए आवाज उठा रहे थे तब वहाँ पे वो कोई क्यों नहीं था? अगर वो रहते वहाँ पे तो उनका इनकाउंटर होने का चांस कम था। अगर उसकी बात पहले मान ली जाती वो सब, तो उसका इनकाउंटर नहीं होता, वो हथियार नहीं उठाता। उसका पहले से बात कैसे मान लिया जाएगा? इतना बड़ा जो फंड का घोटाला हो रहा है जिसका जांच होना चाहिए, वो घोटाले में इन सभी लोग का उसमें संलिप्तता है। और जब सब सिस्टम एक साथ मिलकर घोटाला करेगा तो कोई अपने सिस्टम के विरोध कैसे खड़ा हो सकता है? और कोई एक व्यक्ति जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है उसके साथ कैसे दे सकता है? और बाकी बात रहा उस पूरे पंचायत का, उस पूरे प्रखंड का, उस पूरे गांव का, तो वहां के एक लोग भरत तिवारी के समर्थन में है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। समर्थन में तभी वो लोग क्यों आते हैं जब उनका एनकाउंटर हो जाता है? एनकाउंटर से पहले उनके समर्थन में क्यों नहीं थे? मतलब गरीब लोग को लड़ने के लिए है क्या? गरीब लोग लड़ेगा, सरकार उसको तुरंत दबा देगा। अब भरत तिवारी जो कि इतने शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़ाई किए हुए युवा थे, उनको तो इस तरह से एनकाउंटर करके दबा दिया था। क्या हिम्मत होगा बिहार में आने वाले समय में कि बिहार का कोई भी
व्यक्ति जो है सिस्टम के खिलाफ अपना आवाज उठा सके। एक डर सा माहौल बन गया है पूरे बिहार में कि अब कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में रहते हुए, जहां पे लोगों का तंत्र होता है, वहां पे रहते हुए भी हम अपने सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। डर का माहौल बन गया कि अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहाँ बिहार के सीएम जो सम्राट चौधरी जी हैं, वो तमाम भाषण देते, तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पे उन्हें देखा जाता है तो वो उतने काम नहीं कर रहे हैं। अभी भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी उनका बहुत सारा बोला गया है कि वहाँ पे एसआईटी का गठन किया गया हो, जल्द इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिलेगा? भाई हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि एसआईटी का जो गठन हुआ है इतना देर जांच में क्यों लग रहा है। जांच का सबसे मुख्य चीज क्या होता है कि कोई अपने आंखों से आई विटनेस का खोज होता है। यहाँ पे तो हजारों लोग आई विटनेस है, पूरा फेसबुक लाइव ही आई विटनेस है। इसके बावजूद जांच में इतना ज्यादा समय क्यों लिया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि बिहार सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। दूसरा कोई विकल्प इसमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखे बिहार सरकार के जिस प्रकार से इस बार बिहार का जनता जाग चुका है इस सिस्टम के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, अगर इसी तरह से चलता रहा आने वाले समय में तो एक भरत तिवारी मारा गया है, ऐसे हजारों लोगों के अंदर जो है भरत तिवारी का वो गुण आ जाएगा। तब सरकार किन किन लोगों का एनकाउंटर कर पाएगा। और इसलिए सिस्टम को सुधारने का आवश्यकता है। लोगों का एनकाउंटर करके आप लोगों के जरूरत को, लोगों के जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस मुद्दे को आप ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते हैं। बिहार सरकार जो है महिलाओं, लड़कियों के लिए तमाम कानून लाते हैं कि अगर सम्राट चौधरी कहते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो हमारी सरकार ईंट से ईंट बजाने का काम करे। लेकिन हाल ही में 1 साल के भीतर कहीं नीट छात्रा हत्याकांड दिख जाता है, कहीं बेगूसराय से आई लड़की यहाँ एग्जाम देने के लिए आती है तो उसके साथ होटल में कुछ अभद्र चीज़ें होती हैं। सीएम आवास के 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर एक लड़की का शव दिखता है। बेगूसराय में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर लिया जाता है। ये सब तमाम घटनाएं जो हैं इस 2026 में देखने को मिली है। और सम्राट चौधरी जी जो हैं वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, जहन्नुम से भी अपराधियों को ढूंढ निकालेगी। लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ और दिख रहा है, इस पे क्या कहिएगा? इसीलिए तो अभी जो है सम्राट चौधरी के सरकार पे सबसे ज्यादा उंगली उठ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति वाकई में अपराधी है, जो व्यक्ति वाकई में अपराधी है, जो कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ कुकर्म करता है, वैसे व्यक्तियों का एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है इस बिहार में। एनकाउंटर किसका हो रहा है? तो जो सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कर रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी की सरकार है उनके सरकार से जो सवाल उठाती है उनको सरकार दबाने का प्रयास करती है? हाँ बिल्कुल। अगर इस तरह का बात नहीं होता तो भरत तिवारी का एनकाउंटर होने का दूसरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। कहा जाए सरकार जो कहते तमाम दावे जो करती है सरकार, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, क्या लगता है जमीनी स्तर पे इसका कार्य हो रहा है? बिल्कुल इसका कोई कार्य नहीं हो रहा। बिहार का आप घूम करके देख लीजिए, बिहार के सभी गांव में चले जाइए, देखिएगा कि प्राइमरी स्कूल का, जो सरकारी स्कूल का हालत है, बद से बदतर हालत है। यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम का जो है हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बदल दिया जाएगा, लेकिन यही आप जमीन पर अगर जाकर के देखिएगा तो आज भी गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो बस सरकारी स्कूल जा रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन खिचड़ी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, खा करके आ जा रहे हैं। पढ़ाई का सिस्टम एकदम गोल है। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि हम आने वाले कुछ समयों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा तंदुरुस्त कर देंगे कि नेताओं और अफसरों के बेटे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, अपने बेटे और बेटी का नामांकन अपने नजदीकी प्राइमरी स्कूल जो है सरकारी स्कूल, उसमें एडमिशन करवा करके उसके बाद बिहार की जनता में एक बड़ा संदेश दीजिए। उसके बाद बिहार के लोग भी इसके लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, जमीनी स्तर पे क्या कुछ कार्य आपको दिख रहा है? कोई कार्य नहीं दिख रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बिहार में महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबी का तो हालात इतना बदसूरत हो गया है कि लोग 2 समय का अनाज भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इस महंगाई में जो है ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित होते हुए दिख रही है। कहा जाता है कि सरकार तभी सही से काम करती है जब विपक्ष जो कमर कस के सरकार के सामने खड़ी, लेकिन बिहार की जो विपक्ष है वो कमर कस के नहीं, ट्विटर पे ट्वीट करके सरकार को जवाब देती है। क्या ट्विटर पे ट्वीट करके सरकार को जवाब देने से या सरकार से सवाल पूछने से सरकार सवाल का जवाब देगी,
या वो कार्य करेगी? आप क्या सोचते हैं इस चीज? इसीलिए तो यहाँ के विपक्ष का हाल जो है बदहाल हो चुका है। आज 25 सीटों पे आकर के सिमट चुकी है बिहार का विपक्ष। यही सबसे बड़ा कारण है। ये कब निकलेंगे पता है? जब चुनाव आ जाएगा ना, तो 1 साल पहले चार्टेड प्लेन से दौड़ा करना शुरू कर देंगे। उसमें भी कभी बेड रेस्ट, कभी स्वास्थ्य कारण दे करके कई जगहों पे नहीं पहुंचेंगे। अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी लोकतंत्र जो है मजबूती से आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र में विपक्ष का भूमिका अहम होता है, लेकिन यहाँ का विपक्ष भी सोया हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, क्या तेजस्वी यादव जी को अभी बिलौटी गांव जाकर के वहाँ के लोगों का बात नहीं सुनना चाहिए था? क्या यहाँ तेजस्वी यादव जो है वो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, अभी इसको जातिगत भेदभाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुखरता से उन्होंने आवाज उठाया है। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार के खिलाफ आप मजबूती से आवाज तभी उठा पाएंगे जब सरकार के खिलाफ आप एक बड़े आंदोलन का शुरुआत करते। सरकार के खिलाफ आप जहानाबाद की बेटी के लिए लड़ाई लड़ते, बेगूसराय की बेटी के लिए लड़ाई लड़ते। अभी नालंदा में जो है 2 यादव युवकों के साथ जो है गलत किया गया, उनके आवास पे आप जाकर के कम से कम पहुंचते। वहां पे जो है 2 पासवान जाति के युवक को एक मंदिर के पुजारी के द्वारा जो है मारा पीटा जाता है, उसको मार दिया जाता है जान से। इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है। आप वहां भी पहुंचते कम से कम, तब तो समझ में आता। नहीं, ये चुनाव के समय में जो है बरसाती मेढक के तरह निकलेंगे और इनको लगता है कि बिहार का जनता इतना मूर्ख है कि हमको फिर से सत्ता में ला करके बैठा देगा। तो अब बिहार की जनता पहले जैसा नहीं है। अब लोग जो है, लोगों में अवेयरनेस आ चुका है। जब तक आप जो है जमीनी स्तर के मुद्दों के लिए बिहार की जनता के साथ खड़ा नहीं रहिएगा, तब तक बिहार के जनता भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगी। अभी कहा जाता है कि बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला और वहां से खुद प्रशांत किशोर खड़े होने वाले हैं, ऐसा कहने में आ रहा है। क्या बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर टिक पाएंगे? देखिए, अभी तक का जो प्रशांत किशोर का जो है बैकग्राउंड रहा है, वो सिर्फ इतना ही रहा है कि बड़ा बड़ा बात करना है। अच्छा। वो जिस प्रकार से पूरे बिहार में भ्रमण करके एक एक लोगों का जन समस्याओं को सुनते हैं, इससे बिहार के लोगों के अंदर एक नया उम्मीद जगता है कि हमको एक नया नेता मिल सकता है। लेकिन क्या करते हैं, बिहार के लोगों के उम्मीदों के साथ इतना बड़ा छलावा करते हैं कि खुद ही चुनाव मैदान में नहीं आते। फिर तो ये वो हो गया ना कि आप बिजनेस करने आए हैं, यहाँ पे लोगों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। अगर बिजनेस ही करना है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर वाकई में लड़ाई लड़ना है तो इस बार हिम्मत दिखाइए और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में मैदान में आइए। क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव में, बांकीपुर जो सीट है जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ नितिन नवीन जी बहुत बार से विधायक भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि वहाँ से बीजेपी जिसको खड़ी कर देगी वो सीट निकाल लेगा। क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? ये सबसे बड़ा मिथ है कि किसी का अपनाया हुआ गढ़ होता है। वहाँ का जनता तय करेगी कि वहाँ किसको जिताना है। इस मिथ्य को तोड़ना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को खड़ा कर देगा तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। नहीं, वहाँ के जो मूलभूत समस्या होगा बांकीपुर विधानसभा के ग्रामीणों का जो समस्या होगा, शहरी क्षेत्र का जो समस्या होगा, उन समस्याओं को लेके देखेगी वहाँ का जनता कि सबसे बेहतर हमारे लिए कौन साबित हो सकता है। वहाँ का जनता उसको वोट देगी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार नितिन नवीन अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे थे, इसलिए जनता उनको वोट दे रही थी। अब इस वक्त प्रशांत किशोर वहाँ के जनता से किस तरह का वादा करते हैं, किस तरह से वहाँ के जनता के साथ व्यवहार बनाते हैं, ये उनके ऊपर तय करेगा। और इसी का असर जो है आने वाला विधानसभा चुनाव में वो जब खड़ा होंगे तो उन पे दिखेगा।